नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट का स्वरूप सामने रखा, वैसा लोगों को लग रहा था कि बहुत लोक लुभावन बजट होगा, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार के लिए। लेकिन बजट बाहरी तौर पर इतना लोक लुभावन नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, युवाओं की बात करें, मध्यम वर्ग की बात करें, छात्रों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो एक मजबूती के साथ में ये सरकार ये बताने और जताने की कोशिश इस बजट के जरिए कर रही है कि ये बजट 6 महीने के लिए है। और पूरे भरोसे के साथ में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई में जो पूर्ण बजट होगा 6 महीने बाद, वो उन्हीं की सरकार और वही लोग इसे प्रस्तुत करेंगे। ये कॉन्फिडेंस बजट में भी दिखा और इन नेताओं के बातचीत और बयानों में भी ये कॉन्फिडेंस दिखा कि सरकार बेहद मजबूत तरीके से वापसी करेगी और उसका रोड मैप बजट में दिखा भी। छात्रों के लिए, जो उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले छात्र हैं, उनके लिए बहुत जो लोन की राशि है वो बढ़ाई गई है। सभी वर्गों को एक मोटे मोटे तौर पर इसमें एक रियायत दी गई है। मध्यम वर्ग है, गरीबों के लिए 2 लाख मकान है, 2 करोड़ मकान है, माफ़ कीजिएगा। 3 करोड़ जो हैं वो महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना है। बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्च 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने जा रहा है। रक्षा बजट भी काफ़ी बढ़ाया गया है, क्योंकि चुनौतियां हमारे सामने हैं, सीमाओं पर चुनौतियां हैं। और रक्षा बजट को लेकर पिछली बार ये कहा जा रहा था कि रक्षा बजट की तरफ ध्यान नहीं दे रही सरकार। इस बार सरकार ने रक्षा बजट को भी इंक्रीज किया है। लेकिन जो हमेशा से बजट का मतलब आयकर में छूट, नौकरी पेशा, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर कहा गया है कि 25,000 तक के विवाद झंझट अगर आयकर को लेकर हैं तो उसे निपटा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी राहत के रूप में बताए जा रहे हैं। लेकिन आज मंथन में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो 2024 का चुनाव है, इस पर बजट का प्रभाव क्या पड़ा है आखिर। वित्त मंत्री ने 58 मिनट के अपने बजट भाषण में बहुत सारी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, एयरपोर्ट गिनाए, यूनिवर्सिटीज़ गिनाई, एम्स गिनाए, अस्पताल गिनाए। बहुत चहुमुखी विकास को लेकर उन्होंने एक चर्चा की और ये भी बताया कि मध्यम वर्ग के लिए भी मकान बनाए जा रहे हैं। 1 करोड़ मकान मध्यम वर्ग के लिए बनाए जाएंगे, 3 करोड़ घर गरीबों के लिए बनाए जाएंगे, लखपति 2 करोड़ घर गरीबों के लिए बनाए जाएंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी, सरसब्ज किया जाएगा महिलाओं को। MSME थोड़ा और आत्मनिर्भर होगी। रक्षा बजट बढ़ा है। 1 करोड़ सोलर टॉप की योजना है। गरीबों को 300 यूनिट तक की सोलर से उत्पन्न होने वाली बिजली मुफ्त मिलेगी। जो लोग अपने छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाएंगे वो बिजली को बेच सकेंगे। उससे भी ये एक आकलन किया गया कि तकरीबन साल में 15 से 20 हज़ार रुपये वो लोग कमा सकेंगे। ये एक अच्छी एम्पावरमेंट की योजना भी, सोलर पैनल और रूफटॉप योजना जो है उनकी है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या से लौटते समय इस योजना को एक्स पर पोस्ट करके एक तरीके से पब्लिक को जानकारी दी थी। कंज्यूमर सेक्शन के लिए क्या है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन इंफ्रा की बात है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नई आवासीय योजना शुरू करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि बढ़ाई है, इससे युवाओं को फ़ायदा होगा। 3 नए रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर होंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इस बजट में बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन विपक्ष ने कहा है कि ये बजट पूरी तरह फेल है। जैसे 10 साल के बजट को ऐतिहासिक बताता रहा है
भारतीय जनता पार्टी के लोग और मीडिया इस बार भी वही ऐतिहासिक बता रहा है, लेकिन ऐतिहासिक कुछ नहीं है ऐसा विपक्ष का कहना है। विपक्ष ने निराशा व्यक्त की है, लेकिन सरकार ने कहा है कि ऐतिहासिक बजट है। निर्मला सीतारमण को सुनिए, विपक्षी नेताओं को भी हम आपको सुना रहे हैं। Blue Economy 2.0 for promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. She could have taken credit for certain things and challenged certain things, but instead what she gave us was nothing but unvarnished, the GDP I see is government disruption. I see not just not development, but rather, frankly, demographic betrayal of the young. बजट के बाद प्रधानमंत्री ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें और देश के नाम जो संदेश दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला ये बजट है। और उन पर प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई है। हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। मोदी जी के कार्यकाल का नहीं, मोदी जी की सरकार का अंतिम बजट है। जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, अब दोबारा मोदी जी लौट के नहीं आएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी इस देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी। मैं देखना चाहता हूं उस पर उन्होंने क्या सार्थक कदम उठाया। जब ये 2014 में आए थे, तब क्या था? कर्जा, अंतर्राष्ट्रीय कर्जों का बोझ वो कई गुना बढ़ गया। तो निश्चित रूप से मैं देखना चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय कर्जा बढ़ा हुआ है, उसके कितना पाटा इन्होंने, कितना कम करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर बहुत समस्याएं हैं, उद्योग नहीं लग रहे हैं। विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि महंगाई और बेरोजगारी, और जाहिर सी बात है 2014 में यही नारा लगाकर बीजेपी सत्ता में आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 19 में भी इस तरह की बातें हुई, भ्रष्टाचार को मुद्दा उठाया गया। महंगाई और बेरोजगारी को विपक्ष इस बार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस तरीके से इस मुद्दे को अभी तक उधार नहीं दे पाए। लेकिन गाहे बगाहे वो सवाल पूछता है, अवसर विशेष पर विपक्ष ये सवाल पूछता है और सरकार को कटघरे में भी खड़ा करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की भी प्रतिक्रिया हम आपको सुना देते हैं। हम उम्मीद करते हैं
कि लोगों को फ़ायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज़ बढ़े। हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज़्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज़्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में। हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज़्म में। और अभी बर्फ़ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीज़न शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी। ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि भाई लखपति दीदी बनेंगे तो अच्छा है, परिवार बसेंगे, परिवार टूटेंगे नहीं। कह रहे हैं कि भाई G20 में जो लोग आए थे कश्मीर को बिल्कुल सपने दिखाने, वो आवें, बर्फ़ पड़ी है, टूरिज़्म बढ़ाएं, अच्छी बात है, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। एक उम्मीद भरी बातें वो कर रहे हैं और करना भी चाहिए। हर देशवासी को अपने देश के लिए उम्मीद भरी बातें करना चाहिए। लेकिन रिएक्शन है कुछ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार जन विरोधी है और वो पूरी तरीके से जन विरोधी काम कर रही है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है, वो भी लगातार आलोचना कर रहे हैं। वो बजट को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो उनकी बातचीत है, उनका बयान है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए बजट शून्य है। जो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनके लिए बजट में कुछ भी नहीं है। लगभग कमोबेश पूरा जो विपक्ष है, संपूर्ण विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी। मायावती कह रही संसद में पेश केंद्रीय बजट के वादे के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है। गत वर्षों के वादों और पुरानी घोषणाओं आदि के अमल को भुला दिया गया है। यह कितना उचित है? बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आत्महत्या जैसे गंभीर चिंताओं से ये मुक्त सरकार क्यों है? इसको चिंता मुक्त हो गई है। केंद्र सरकार अपनी पीठ पर खुद थपथपा लेने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। बहन कुमारी मायावती का ये ट्वीट है। गरीब, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, किसान, युवा, उद्योग के लिए कुछ नहीं है। सुरजेवाला है रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव। वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि यह बजट किसके लिए है? भारत के 10% अमीरों के पास देश की कुल 75% संपत्ति है। नीचे के 60% लोगों के पास महज 5% संपत्ति। महामारी में जब भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है, लेकिन जिन लोगों ने इस दौरान जमकर धन बनाया है, ऐसे लोगों से ज़्यादा टैक्स क्यों नहीं लिया जा रहा है? उनका सवाल कारपोरेट टैक्स जो कम किया गया है, कम करके 22% कर दिया गया है, मुझे लगता है इसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो मैं आज पूरे दिन से सुन रहा था, देख रहा था तमाम विशेषज्ञों को, वो इस बात को कह रहे हैं कि इस बजट में सरकार की दृढ़ता दिखती है और जो सरकार की बातचीत में जो बातचीत सरकार ने बजट को लेकर की है, सरकार के लोगों ने, उसमें ये बहुत दृढ़ता दिखती है। कुछ बड़ी बातें हैं बजट की, आपकी स्क्रीन पर हैं। नमो भारत योजना का विस्तार है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। 40,000 रेल कोचों को जो साधारण है उनको वंदे भारत में तब्दील किया जाएगा, बहुत सारी इससे लाभ होंगे। 10 साल में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। बहुत सारी बातें निर्मला सीतारमण कह रही हैं। हमारे साथ इस पूरी बजट को समझने और इसके राजनीतिक प्रभाव, 2024 का चुनाव और बजट का प्रभाव, ये मंथन का जो आज मूल विषय है हमारा, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अतुल अग्रवाल आर्थिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। संदीप दुबे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक आलोक भदौरिया जी जुड़ गए हैं। और विजय प्रताप शिक्षित बेरोजगार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो बार बार विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, महंगाई का मुद्दा उठाता है, तो हमने आज एक शिक्षित बेरोजगार को भी अपनी चर्चा में शामिल किया है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का ये बजट है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। अतुल अग्रवाल से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अतुल अग्रवाल जी, इस पूरे बजट को, जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चुनाव से पहले मोदी सरकार एक लोक लुभावन बजट लाएगी, उस तरीके का लोक लुभावन चुनावी बजट तो नहीं दिख रहा है।
लेकिन बजट को अगर देखें, जो मेरी बहुत सामान्य सी समझ है एक आम आदमी की तरह, तो उसमें सरकार की दृढ़ता दिख रही कि वो क्या करने वाली है और किस तरीके से जो सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों या वित्त मंत्री हों, वो पूरी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अगला जो जुलाई में बजट होगा वो हम ही प्रस्तुत करेंगे। बजट में भी कॉन्फिडेंस है और जुबान पर भी कॉन्फिडेंस है। अतुल जी। धन्यवाद दुर्गेश जी। जहां तक मैं समझता हूं, आप जो कह रहे हैं कि इस बजट में सरकार की दृढ़ता नजर आ रही है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और चूंकि ये इंटरिम बजट है, तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि इंटरिम बजट में बहुत ज्यादा सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, सरकार के पास अधिकार थे, वो चाहते तो इसमें टैक्स में कुछ प्रपोजल्स ला सकते थे। और जिस तरीके की सरकार को 2019 में लेकर आए थे, आपको याद होगा, एकदम से 5 लाख कर दिया था। 2019 में लेकर के आए थे और उसी की वजह से 2019 में मोदी जी दोबारा वापस भी आए थे, जिसमें किसान सम्मान निधि उन्होंने 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि के लिए सबको, किसानों को सम्मान निधि से सम्मानित किया था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो टैक्स प्रपोजल में 3 चीजें हैं जो मझोले और मध्यम वर्गीय व्यापारी के लिए बहुत राहत की बात उसमें कही है उन्होंने। अगर आप बात करें तो छोटे व्यापारी जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक की हुआ करती थी, उनके पास एक प्रिजम्पटिव में 8% इनकम मान करके उस पर टैक्स देने की सुविधा सरकार ने दे रखी है। लेकिन उस अमाउंट को 2 करोड़ को 3 करोड़ कर दिया गया, यानी कि जो मझोले और छोटे व्यापारी हैं जिनकी टर्नओवर 3 करोड़ तक है, अब वो प्रिजम्पटिव स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और 3 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर पर वो 8% की अपनी इनकम दिखाते हुए उस पर टैक्स दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत है। और सिमिलरली जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स के लिए भी जो सीमा उन्होंने 50 लाख रुपए की तय कर रखी थी, उस सीमा को बढ़ा करके 75 लाख रुपए कर दिया। ये एक छोटी सी राहत जरूर इसमें दी गई है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी राहत दी गई है, अभी आप देखेंगे हमारे जितने भी नागरिक हैं जिनको बाहर अपने बच्चों को सेटल करना है, बच्चों को मेंटेनेंस के लिए खर्चा देना था, तो सरकार पिछले वर्ष एक LRS स्कीम में, जिसको हम लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम बोलते हैं, LRS में पिछले वर्ष उन्होंने 5% का TCS का प्रावधान किया था, जो 1 अक्टूबर से बढ़कर के 20% कर दिया गया था। उसको वापस लेने की बात सरकार ने इसमें कही है। उसको 20% से वापस से 5% पर कर दिया जाएगा, जो कि एक आम आदमी के लिए राहत की बात है। उसके अलावा आप समझें दुर्गेश जी की बहुत सारे ऐसे विवाद सरकार और या ये कहें कि मध्यम वर्गीय लोगों के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ चल रहे थे। किसी की 10,000 की डिमांड, किसी की 12,000 की डिमांड। तो सरकार ने जो कदम उठाया है कि सन 1962 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2009-10 तक जो 25,000 रुपए तक की डिमांड है, उनका वेवर सरकार ने दिया है। और 2000 जरा इसको थोड़ा सा समझा दीजिए, ये आर्थिक विश्लेषक की भाषा की बजाय जरा आम भाषा में समझा दीजिए थोड़ा सा। हाँ, मैं आम भाषा में बता देता हूं। आप देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे आप भी टैक्स पेयर हैं, तो अभी आप देखते होंगे कि आपके पोर्टल पर आ रहा है कि आपको 12,000 रुपया सरकार को पे करना है जी। और वो कई बार दिखने में आ रहा है कि वो वित्तीय वर्ष 2009 और 10 का है। आपके हिसाब से वो कोई आपको पे नहीं करना है। अब आपके पास डेली डिमांड आती है, डेली नोटिस आता है, आयकर अधिकारी आपको अप्रोच करता है, रिकवरी ऑफिसर आपको अप्रोच करता है। इस तरीके की डिमांड के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि कोई भी डिमांड अगर 25,000 रुपए तक की है और जो सन 1962 से लेकर के सन 2009-10 तक की है, तो उसको उन्होंने वेव कर दिया है। और वर्ष 10-11 से वर्ष 14-15 तक के लिए ये अमाउंट 10,000 का है। अगर 10,000 तक रुपए की कोई कर देता आपकी पड़ी हुई है, जो डिपार्टमेंट ने निकाल रखी है, और आप उसको मान नहीं रहे हैं, वो डिस्प्यूटेड अमाउंट, हम उसकी बात करते हैं, डिस्प्यूटेड कर की बात करते हैं, तो उसको भी सरकार ने वेव कर दिया है। तो मैं समझता हूं ये भी एक बहुत बड़ी राहत है। इससे कम मेरे हिसाब से कम 80-90 लाख करदाता ऐसे होंगे जिनको इसका राहत मिलेगी। और मैं समझता हूं आने वाले समय में जो भी हमारा सरकारी अमला, ये जो हमारे आयकर अधिकारी इन डिमांड को रिकवरी में लगे रहते थे, उससे उनका समय बचेगा और वो आगे और प्रोफेशनल, अतुल जी जरा प्रोफेशनल वाले में क्या इजाफा हुआ है और क्या कौन लोग इसका लाभ उठाते हैं, जरा वो भी बता दीजिए जल्दी से। अगर हम प्रिजेंटिव में देखें तो धारा 44 ADA में आपको 50 लाख तक की अगर आपकी आय होती थी, तो उसमें आप 50% जो आपकी रिसीट्स हैं उसका 50% आप इनकम मान करके उस पर टैक्स दे दिया करते थे। अब उस 50 लाख की सीमा को बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया।
यानी कि आप अगर प्रोफेशनल हैं और आपकी ग्रॉस रिसीट 75 लाख रुपए तक है, तो आपको किसी तरीके का कोई ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी आय आपकी ग्रॉस रिसीट का 50% आप इनकम मान करके उस पर टैक्स दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी राहत है। जो छोटे प्रोफेशनल्स हैं जिनकी ग्रॉस रिसीट साल में 75 लाख तक रहती है, तो उनको किसी तरीके का ऑडिट या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और वो 37.5 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स दे करके अपना जीवन आप आसानी से चला सकते हैं। हाँ, तो मोटे तौर पर नौकरी पेशा प्रोफेशनल्स, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं उनको, और अभी जैसा कि आपने कहा कि जो पुराने झंझट विवाद थे उसको, एक तरीके से नौकरी पेशा मध्यम वर्ग को प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया है, उनकी सरकार ने और वित्त मंत्री ने एड्रेस किया है। उसके अतिरिक्त गरीबों के साथ साथ में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी आवासीय योजना वो ला रहे हैं। तो बहुत सारी, मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके सबको एड्रेस किया है, सबका साथ सबका विकास जो बात करते हैं वो। अतुल जी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने कोशिश की है कि हर क्षेत्र को किसी भी तरीके से इसमें सम्मिलित किया जाए और किसी को थोड़ा थोड़ा फायदा दिया जाए। और इसमें मुख्य बात ये सोचने वाली है, क्योंकि ये इंटरिम बजट है और सरकार कॉन्फिडेंट है कि मई में या अप्रैल मई में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें वो वापस आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इंटरिम बजट को लोक लुभावन बजट ना बनाते हुए, क्योंकि अगर वो लोक लुभावन बजट इसको बनाते हैं तो डेफिनेटली एक विपक्ष के लिए भी मुद्दा बनता है कि चूंकि इलेक्शन है इसीलिए इसको लोक लुभावन बजट बनाया है। तो ये सोचते हुए मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने ये सोचा कि हम 400 से पार आने वाले हैं, तो अभी हम इसको लोक लुभावन बजट ना बनाते हुए जो कठिन कदम हमें उठाने हैं, हम कठिन कदम उठाएंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। आलोक भदौरिया जी, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं इस पूरे बजट को लेकर, और इसमें जैसा कि अमूमन होता है कि अंतरिम बजट लोक लुभावन होता है, चुनावी बजट होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, इसमें उस तरीके की चीज़ें बहुत नज़र नहीं आ रही है, ठोस बातें, जैसा अभी आर्थिक विश्लेषक हैं हमारे साथ अतुल अग्रवाल, उन्होंने रखा। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर क्या नज़रिया आप रखते हैं इस पूरे बजट को लेकर, क्योंकि बहुत 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, बहुत सारी बातें हुई हैं बजट में। धन्यवाद दुर्गेश जी। किसी भी बजट के बारे में दो चीजों को समझा जाता है। पहला, आपकी कमाई क्या हो रही है, टैक्स रेसिप्ट्स बोलते हैं इसको, कि आपके टैक्स से कितने पैसे मिल रहे हैं और आप खर्च कितना कर रहे हैं। केवल एक इसी के आधार पर ही पूरे बजट का एक जमा और उसका असर देखा जाता है। अगर हम लोग टैक्स रिसिप्ट्स की अगर बात करें तो पिछले साल इसमें करीब 27 लाख करोड़ इकट्ठा हुआ था, तो इस बार इकट्ठा हुआ 30 लाख करोड़, यानी कितना एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ, 3 लाख करोड़ एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ। परसेंटेज में अगर जाएंगे तो कितना हुआ, 11% हुआ। ये तो हमारी टैक्स की रेसिप्ट्स की बात हो गई। और अब अगर हम उसकी बात करें कि हमारा ब्याज कितना जा रहा है, कर्ज कितना है, हम लोगों ने बोरोइंग कर ली 17 लाख करोड़ की। मैं थोड़ा सा आपको जटिल आपको लगेगा, लेकिन उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। कर्ज उधार इस बार कितना है, 17 लाख करोड़। इससे पहले कितना था, 143 लाख करोड़। टोटल मिलकर कितना हो गया, 190 लाख करोड़। अब हम लोग हिसाब करना चालू करते हैं। ब्याज कितना चुकाना है भाई, आप कोई भी पैसा दुर्गेन जी लेंगे, ब्याज तो चुकाएंगे ना जी। और ब्याज कैसे चुकाएंगे, जितनी आमदनी होगी। आमदनी आपकी कितनी हो रही है, 30 लाख करोड़। ब्याज कितना चुका रहे, अब ब्याज बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना चुका रहे हैं। पिछले साल आप चुका रहे थे 10.55 लाख करोड़, मतलब समझने के लिए 10.5 लाख करोड़ रुपए आप चुका रहे थे ब्याज। अब कितना चुकाएंगे, 11.90 लाख करोड़। इसको समझने के लिए 12 लाख करोड़ बोल देते हैं, यानी इस समझने के लिए कि 12 लाख करोड़। अब आप ये देखिए, आप कमाई कितनी कर रहे हैं, 30 लाख करोड़। देनदारी कितनी है, 12 लाख करोड़। घटे कितने, हिसाब लगा लीजिए, यानी आपको फिर बोराइंग करना पड़ेगा। यानी जो जीडीपी का रेशियो है वो आपका मेंटेन उतना ही रहेगा। यही एक खतरनाक स्थिति है जिसके लिए आईएमएफ से लेकर सब लोगों ने चेताया था, जिसको हमारे अर्थशास्त्रियों ने नजरअंदाज कर दिया था। अब मोटे तौर पर ये समझिए, फिर एक बार दोहराता हूं, आपको मिले 30, खर्च करने हैं, खर्च आपको चुकाने हैं ब्याज 12, तो आपको जितना बचा इतना, लेकिन आपको मिल तो 30 ही रहे और खर्च आपका 45 रहे। तो जब 45 है आपका, जब खर्च ज्यादा है, आपके पास पैसे कम आ रहे हैं, और जो पैसे आ रहे हैं उसमें से भी अगर आपको ब्याज चुकाना है तो आपको फिर बोरोइंग करनी पड़ेगी, फिर उधार लेना पड़ेगा।
ये एक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा होता है, पहला। दूसरा, अब आप करेंगे क्या इसको? अब मैं थोड़ा सा एक और चलूंगा। अभी जैसे बहुत सारी बातें हो रही थी, मैं केवल एक पर आऊंगा। हम केवल कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स का बड़ा होता है कि उद्योगों को बढ़ाओ, उद्योगों को बढ़ाओ, ये छूट, ये पीएलआई, ये वो, ये जमीन फ्री में, ये सब चीजें फ्री में, ये घोषणाएं तमाम होती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स का क्या हुआ? अब कॉर्पोरेट टैक्स का देखिए, इसका थोड़ा सा एक आंकड़ा आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स आपका 2018-19 में मैं बात करूंगा, जब आपने 1,45,000 करोड़ की कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी थी ताकि वो निवेश करें तो नई रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार इतने बढ़ेंगे कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसके लिए टैक्स को छूट दी गई थी कि वो जी। निजी निवेश करे। सब कुछ सरकार के खर्च के लिए ही ना हो कि सरकार खर्च करेगी तभी कुछ आगे बढ़ेगा, निजी निवेश भी आए, इसके लिए 1,45,000 करोड़ की छूट दी गई थी। ये मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। अब मैं आंकड़े पे बात करता हूँ, थोड़ा सा आंकड़ा लूंगा, उसके बाद में फिर आंकड़े खत्म कर दूंगा। 2018-19 में हमने इकट्ठा किया कॉर्पोरेट टैक्स 6,63,572 करोड़। मोटे तौर पर इसको आप समझ लीजिए कि लगभग करीब 6.5 लाख करोड़ के आसपास। मार्च 2024 में ये कितना हुआ कॉर्पोरेट टैक्स? 8,25,834 करोड़। जी। वृद्धि कितनी हुई? 1.5 लाख करोड़, मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़। उसको हिसाब करेंगे तो वो थोड़ा सा और एक 52-53 आएगा समझने के लिए। 1.5 लाख करोड़ आपका टैक्स बढ़ा। कितने साल में बढ़ा? 5 साल में। अब अगर पर्सनल टैक्स की हम बात करें, जिसको लेकर एक और आ रहा है जिसमें कि कोई भी टैक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब हम पर्सनल टैक्स की बात कर लेते हैं, निजी आयकर, जो एक हम आप पूरे जनता लोग देते हैं। इसमें हमारा 2018-19 में हमारे पास इकट्ठा हुआ था 4,73,169 करोड़। और मार्च 2024 में 8,33,307 करोड़। ये कितना हो गया? मोटे तौर पर लगभग डबल के करीब है। समझिए कि मतलब डबल से थोड़ा सा कम है ये। जी। 4,73,833। ठीक है। अब आप ये चीज देखिए, छूट आपने किसको दी? कॉर्पोरेट को। कॉर्पोरेट ने किसका टैक्स कितना आपका बढ़ा? 1.5 लाख करोड़। निजी जो पर्सनल जो टैक्स देते हैं उन्होंने कितना कर दिया? उन्होंने लगभग दुगना कर दिया। अब मोटे तौर पर दोनों आंकड़े में सामने रखता हूं, पहले फर्क था। अब यह है कि 8,33 करोड़ हमारे जो पर्सनल टैक्स देने वाले हैं, और कॉर्पोरेट ने टैक्स दिया 8,25,000। अरे साहब, सारी छूट लेकिन कॉर्पोरेट को। पहला सवाल। दूसरा, आप कॉर्पोरेट को छूट नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट निजी निवेश क्यों नहीं कर रहा है? सवाल ये। अब एक चीज मैं और कहूंगा थोड़ा सा, अब इन आंकड़ों को मैं ज्यादा नहीं लेने जाऊंगा क्योंकि ज्यादा लेने पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक चीज और कहूंगा, ये बीजेपी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब वो एकत्र कर रहे हैं। आलोक जी, थोड़ा जल्दी समाप्त कीजिएगा, मुझे ब्रेक पर जाना है, उसके बाद फिर मैं बीजेपी को मौका दूंगा, फिर कांग्रेस के साथी के पास आऊंगा। जी बोलूंगा। एक तो ये है कि पूरी दुनिया में R&D का बहुत बड़ा योगदान है। अगर R&D में अगर आपने बजट नहीं दिया तो आप ये मान करके चलिए कि आप छलांग लगाने के लिए दुनिया में तैयार नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, आप दुनिया में छलांग नहीं लगा सकते। आपने इसमें क्या किया? कोई भी देश तरक्की कितना करता है? चाइना का R&D का बजट क्या है? अमेरिका का R&D का बजट क्या है? जापान क्या क्या? और हम क्या दे रहे हैं? हमारा R&D का बजट है पिछले साल कितना था? 1,178 करोड़। और हमने इसमें भारी भरकम वृद्धि करी। मैं मजाक कटाक्ष कर रहा हूं। कितनी वृद्धि करी? 22 करोड़। 1,200 करोड़ आपका R&D का बजट है। मजाक है सब। हमें एजुकेशन और हेल्थ की अगर आप बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन बहुत चर्चित है। आपने यूपी में भी बहुत सारे प्रोग्राम किए थे जिसमें घोटाले से लेकर तक, घोटाले छोड़ दीजिए, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन एक सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसमें क्या बजट है? मैं एजुकेशन पे अभी नहीं आऊंगा, ये बोल करके मैं आपके ब्रेक के लिए तैयार हो रहा हूँ। आपका NHM का बजट पिछले साल कितना था? 36,785। इसमें वृद्धि कितनी की गई? 2%। अभी अब कितना हो गया? 38,183। भाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, R&D, यही तो है, यही तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप करेगा। और ह्यूमन कैपिटल डेवलप करेगा तो तभी तो ये कालांतर में आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमी डेवलप होगी, आप एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी पहुंचेंगे। तो सवाल है कि हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। इतना कहते हैं, फिर सेकंड राउंड के लिए छोड़ते हैं। ठीक है आलोक जी, वास्तव में ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और निश्चित तौर पर इनको एड्रेस करना आवश्यक है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं और ब्रेक से लौटकर इन सवालों के बारे में ज़रूर हम, ऐसा भी एक्सपर्ट ने कहा, एक एक्सपर्ट ने हमारे कहा कि ये अंतरिम बजट है और सरकार कॉन्फिडेंट है कि हम ही आएंगे, तो जाहिर सी बात है बात के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ी होंगी जिन मुद्दों पर आलोक जी सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता
संदीप दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप की तरफ रुख करते हैं। संदीप जी, बहुत सारी चीज़ें बजट में दिख रही, बहुत सारा कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति दिख रही है, रोड मैप दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल जो आलोक जी ने उठाए और विपक्ष भी उठा रहा है, जरा इनका जवाब दीजिए आप। देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है। जब से 1991 से याराना पूंजीवाद आया, आलोक जी जो बात कह रहे थे कि विश्व के पटल पे भारत को आगे जाना है और हमारी संकल्पना है कि हम भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कृत संकल्पित है। बार बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान मतलब जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। यानी हम ये बजट जो है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेके है। और कोशिश सरकार ने करी है कि भारत में जो खासतौर से मध्यम वर्ग है, खासतौर से गरीब लोग हैं, और इस पे काम भी सरकार ने करी है। पूर्व में जब से हमारी सरकार आई है, हम लोगों ने कोशिश करी है कि सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं उनका धन भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े, और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का सरकार ने भरपूर प्रयास किया। और उसी का देन है कि हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाए। देखिए, किसी से छुपा नहीं है कि कोविड काल जो रहा पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे काफी चोट करने वाला रहा। उसके बाद सभी देशों की, छोटे छोटे राष्ट्रों की, यूं कहे भारत की भी अर्थव्यवस्था पटरी पे आई है, गति प्रदान हुई है। वो चाहे शेयर मार्केट लीजिए, हर क्षेत्र में हमारी विकास जो पहले अवरुद्ध थे अब तेज गति से चलना शुरू हुआ। एक बात मैं कहूंगा, अतुल जी ने जो जिक्र करी या आलोक सर ने जिक्र करी, ठीक है, संशय होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी का रूल है कि गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इफ यू बॉर्न ए पुअर फैमिली, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उस गरीबी रेखा में रह रहे व्यक्तियों के जीवन को सुदृढ़ किया जाए, सही किया जाए। सरकार की परिकल्पना और सोच यही है कि जो गरीब तबका है, कमजोर तबका है, जो निचली तबका है, उसको सशक्त कैसे किया जाए। हमने घर उनको दिए, आज हम सबसे ज्यादा लोगों को भोजन कराने वाले देश भी हैं विश्व के, तो हम काम कर रहे हैं और भारत सशक्त हो रहा है, इसको भूलना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ कमियां रहेंगी, उसको मैं स्वीकार करता हूं, इसलिए स्वीकार करता हूं कभी बहुत तेज गति से चलने के लिए जो पटरी बिछाई जाती है, बहुत तेज गति की परिकल्पना और संकल्प शक्ति होती है, तो उसमें कुछ चीजें छूट जाती, रह जाती, लेकिन उसको भी हम सुधार करने के लिए कृत संकल्पित हैं और ये हमने करके दिया है, वो पीछे भी दिया। आज आप देख सकते हैं इंफ्रा के क्षेत्र में या रेलवे के क्षेत्र में या नए नए आधुनिक एयरपोर्ट बन रहे हैं, आधुनिकीकरण हुआ। और हमने तो कई, कांग्रेस की भी सरकार की कई योजनाएं थी, उसको लेके हम आगे बढ़ने का काम किया। ये सरकार कभी किसी के साथ भेदभाव करके आगे नहीं बढ़ी, सबके साथ सबके विकास और सामूहिक प्रयास से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम पूर्ण सफल होंगे। और मैं तो इसके लिए पूरी समस्त देशवासियों को बधाई दूंगा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को जो गति देने में सक्षम हो पाए हैं, बेहतर करने में सक्षम हुए, उसमें पूरे भारतीयों का योगदान है। निश्चित तौर पर संदीप दुबे ने बड़ी सुलझी हुई बात की। मुझे लगता है बहुत दिनों बाद, एक आलोचना निंदा के बाद एक सुलझी हुई बात मुझे सुनने को मिल रही सत्ता पक्ष की तरफ से, बहुत दिनों बाद। इसके लिए संदीप को मैं बधाई देता हूं। और संदीप त्रिपाठी की तरफ मैं रुख करता हूं। संदीप त्रिपाठी वो कह रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि जो चीजें छूट गई हम ठीक करेंगे, लेकिन आप लोग पूरे 10 साल के कार्यकाल को मटिया मेट कर दे रहे हो। ऐसा कैसे संभव है भाई? कुछ तो हुआ है देश में ना, बहुत सारी चीजें हुई। आप लोगों ने तो बस वो एक हमने पिक्चर देखी थी चौरंगीलाल दो मुखिया, उसमें एक कैरेक्टर था, तो वो कहते हैं कि साहब नेताजी जब ट्रेन से जाएं तो कहिएगा जनता परेशान घूम रही है, हैरान घूम रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, और नेताजी ट्रेन से आ रहे हैं, 3 दिन बाद पहुंचेंगे। और जब नेताजी प्लेन से चले जाएं तो कहिएगा इस देश के गरीब लोग मर रहे हैं और नेताजी इतना पेट्रोल प्लेन में फूके डाल रहे हैं। तो 2 बयान टाइप रहते थे चौरंगीलाल दो मुखिया के। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी या विपक्ष चौरंगीलाल दो मुखिया हो गया है क्या? बोलिए संदीप। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं सर। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा सर, कांग्रेस कभी निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करती है। इस देश में निगेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। इस देश में, पूरे देश की बात कर रहा हूं सर। आज भी वो सत्ता में होते हुए भी जवाहरलाल नेहरू जी को गरियाने का काम करते हैं। आज भी अगर वो कोई काम नहीं कर पाते तो कांग्रेस को दोष देते हैं। ये निगेटिव पॉलिटिक्स यही कर पाते हैं। संदीप भाई उनसे अलग है। संदीप जी हमारे साथ बहुत सारे डिबेट में, उनको ये भी पता था कि सामने संदीप त्रिपाठी है, अगर थोड़ी आए भाई इधर उधर करेंगे तो अभी बिल्कुल रगड़ देगा। इसलिए उन्होंने बहुत संभल कर बोला। और सर अभी एक बात था, और हमारे आर्थिक विश्लेषक महोदय ने एक बात बहुत बढ़िया कही, आपने हो सकता है सर ध्यान नहीं दिया होगा। उन्होंने कहा, लेकिन आधी बात कही।
अतुल जी ने कहा कि लोक लुभावन इसलिए जो है घोषणाएं नहीं की क्योंकि उनको विश्वास रहा होगा 400 पार का, या और 400 दूसरी पार बात का ये भी विश्वास कही है कि आप लोग है। निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, ये भी बात दूसरी कही है, आधी बात मत बोलिए जी। नहीं नहीं, पूरी बोल रहे हैं सर, जी। आलोचना हम नहीं, हम समालोचना करते हैं, बोलिए, और बोलिए। आलोचना भी करेंगे तो हमारा अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, बोलिए। ये कोई गलत बात नहीं है, करना भी चाहिए विपक्ष को, लेकिन सत्ता पक्ष को नहीं सर। ये आज भी जो है कीड़े खा के जो जाकर विपक्ष की फोटो के पीछे छिपिएगा, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल विषय जो है उसकी बात करते हैं सर। अभी सर उन्होंने एक बात कही कि लोक लुभावन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनको विश्वास था। नहीं सर, अगर लोक लुभावन करते तो सर इनसे पूछते कि 2 की बात तो आपने ही की थी, क्या हुआ भैया उसका? आपने ही कहा था 2022 तक सबको पक्का आवास दे देंगे, ये हमारे चौथी पास राजा जी ने ही कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। जो बजट के बाद फिर से बजट पेश करने आते हैं, वित्त मंत्री बोलेगा, फिर उसके बाद वो आता है बजट पेश करने। व्यक्तिगत निंदा आलोचना से बचिए संदीप, क्यों? सुन लीजिए सर, प्रधानमंत्री ऐसे पद पर थोड़ा सा गरिमा रखिए आप लोग भाई, ये अच्छा नहीं लगता है। सवाल है, ये जनता के सवाल है सर। ये हाइपोथेटिकल बातें की गई थी 2022 तक सबको पक्का विषय पर बोलिए कृपया, मुझे दूसरे साथी को लेना। काला धन, आदर्श गांव सर, एक इसमें अभी बजट में कोई विलेज कर दिया गया है, कुछ विलेज करके बना रहे हैं, विंटेज विलेज ऐसे कुछ बना रहे हैं सर। आदर्श गांव इन्होंने कहा था कि हर साल में एक सांसद जो है, हर साल एक सांसद एक गांव को डेवलप करेगा, और किए ना किए हो लेकिन मोदी जी पक्का किए होंगे। संदीप जी को मैं चैलेंज देता हूं कि जाइए, आपके पास 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते के बाद हम इसी चैनल पर आप मुझे बुलाइएगा और मैं फिर से पूछूंगा संदीप जी से कि वो 10 गांव के नाम बता दीजिए जिसको मोदी जी ने डेवलप किया हो। आप बातें तो बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी कर लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं सर, इसलिए कि आंकड़ों का आज दिन है। हमने 10 साल में 6.8% के यूरो से देश को बढ़ाया, 6.8, ये 5.8 से बढ़ाते हैं सर, तो ये देश को जीर्णोद्धार कर रहे हैं, देश को माला माल कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं किया इनके हिसाब से। और सर बातें हैं थोड़ा सा बिजली का रेशियो, बिजली पहुंचाने का रेशियो, बिजली विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। ये 4000 गांव प्रति साल एक साल में पहुंचाते हैं, हमने 12,000 पहुंचाया, तो हम नकारे और निकम्मे थे। ये कैसा मॉडल है भाई आपका? और थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। अभी सर बात आई मिडिल क्लास और जो है गरीब की और बड़े लोगों की। सर जो जीएसटी देते हैं 65% जीएसटी, 65% जीएसटी इस देश का गरीब देता है सर। वही गरीब जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, आज भी नहीं है, और ये कहते हैं इतने आवास देने की बात, तो गुमराह करने वाली बात है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ भाई? उसको राशन मिल रहा ना, जीएसटी देता तो कोई एहसान थोड़ी करता, राष्ट्र के निर्माण में वो योगदान कर रहा, उसको राशन मिल रहा, क्या दिक्कत है उसमें? चौथे नंबर का सवाल था कि अगर देश इतना आगे बढ़ रहा है, अब आप तीसरे नंबर पे ला दे रहे हैं, तो अभी पूछ ले रहे हैं कि अगर देश इतना आगे बढ़ रहा है तो आपको 80 करोड़ लोगों को राशन देना क्यों पड़ रहा है? आप ये कह रहे हो कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, क्यों? बहरहाल पहले जो विषय था मकान की बात करते हैं सर। मकान का इनका चोरी, समझिए चोरी की बात कर रहा हूं। होता यह है कि मान लीजिए दुर्गेन्द्र जी को घर बनवाना है, इनके पास 5 लाख का जुगाड़ है, 5 लाख इनको लोन लेना है। आप लोन लेंगे, सरकार आपके ब्याज में, सर ये ब्याज में आपको सब्सिडी देगी, और जो सब्सिडी देगी उस सब्सिडी को ये इंक्लूड करेगी कि आपका मकान बनवाया है, उस आधार पर ये आकार देते हैं। ये सरासर गुमराह करने वाले लोग हैं सर, मूर्ख बनाते हैं देश को, क्योंकि इनकी राजनीति सदैव गुमराह करने वाली रही है। मोदी जी ने लालकृष्ण आडवाणी जी को गुमराह किया। बजट कैसा रहा ये तो बता दो, एक शब्द में कोई एक बात बता दो जो तारीफ योग्य हो भाई संदीप त्रिपाठी। सारा कुछ तो नहीं खराब होगा भाई। अच्छा, आप लोगों की आत्मा कभी कहती होगी कि यार अच्छा कहने चाहते हैं लेकिन अब प्रवक्ता विपक्ष के हैं तो नहीं कह पा रहे हैं। एक बात तो कोई मोदी जी की पसंदे होगी आपको ना? तारीफ कर देते हैं सर, तारीफ बिल्कुल, काहे नहीं करेंगे तारीफ सर। तारीफ, इतनी तारीफ है सर कि इन्होंने जो है कृषि का बजट घटा दिया सर। हम तारीफ करते हैं सर, हम तारीफ करते हैं इन्होंने शिक्षा का बजट घटा दिया। हम बिल्कुल इनकी तारीफ करेंगे कि इन्होंने जो है चिकित्सा का बजट घटा दिया। आज लोग मर रहे हैं लेकिन चिकित्सा, इनकी बड़ाई बिल्कुल सब करेंगे, काहे लिए नहीं करेंगे।
आज सर जिस तरीके से ये गुमराह करने वाले लोग इनके पुराने वादे और पुराने झूठों की चर्चा न हो, इसलिए लोक लुभावन योजनाओं से ये बचे हैं। क्योंकि हम आज डिस्कशन कर रहे होते, अगर ये कहे होते कि हम इतना घर ये कर देंगे, तो हम पूछते कि भैया आपने पहले जो कहा था उसका क्या हुआ। इससे बचने के लिए लोक लुभावन नहीं, मोदी जी ने कहा 4 करोड़ घर दिए उन्होंने, और वो उन्होंने साफ कहा कि भाई हम लक्ष्य बड़ा तय करते हैं, छोटा लक्ष्य पहले हमने अपने लिए एक लक्ष्य तय किया, 4 करोड़ पूरा किया, अब और हम बढ़ा रहे हैं, लक्ष्य लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। वो बहुत बढ़िया बात आपने कही। पहली बात तो मैंने बताया, मोदी जी ने कही, हमने नहीं कही, मोदी जी ने। हाँ नहीं सर, जो मोदी जी कह रहे हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। मोदी जी जो दूसरे वित्त मंत्री और प्रमुख प्रधानमंत्री जी आके वित्त मंत्री के बाद फिर से बोलते हैं, आप लोगों को इसमें बड़ी दिक्कत है। उनकी सरकार है, वो बोले या वित्त मंत्री बोले, क्या दिक्कत है भाई, बोलिए। नहीं अच्छा सर, पूरे बजट में क्या वित्त मंत्री जी ने बेरोजगारी के एक कहीं जिक्र किया हो? बता दीजिए, एक शब्द बोला हो। वो 24 बार मोदी बोल सकती हैं, एक बार बेरोजगारों का नाम लेना इन्होंने जो है मंजूर नहीं किया। ये युवाओं की सोचेंगे, युवा विरोधी सरकार सर। महंगाई का त्रिपाठी बेरोजगारी है ना उनके मुताबिक, तो वो क्यों बेरोजगारी का नाम लें? हमारे साथ शिक्षित बेरोजगार जुड़े हुए हैं। विजय प्रताप, मैं संदीप, मैं विजय प्रताप का रुख कर लेता हूं, क्योंकि वो ऐसा ही तपे हुए रहते हैं बेरोजगार भाई हमारे, जो तपे हुए पीड़ित रहते हैं, और उनको मौका यहां भी ना मिले। आप एक सदन में तो कह रहे हैं कि वित्त मंत्री जी ने नाम लिया ही नहीं, मुझे पता नहीं, ये आपका आरोप है, लेकिन अब यहां भी उनको अगर 45 मिनट इंतजार करना पड़े तो हमें गरियाएंगे शुद्ध भाषा में। विजय प्रताप, आपको चर्चा में शामिल करता हूं। एक शिक्षित बेरोजगार के नाते इस बजट को आप कैसे देखते हैं? सरकार कह रही कि हम बहुत सारा काम हमने किया है बेरोजगारों के, युवाओं को रोजगार देने के लिए, तमाम तरीके की योजनाएं हैं, लोन हैं, उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था की। आप शिक्षित हैं, अब आप लोग बढ़िया जाइए, लोन लीजिए, खूब धड़ल्ले से विदेश पढ़ के आइए, अपना टेक्निकली क्वालिफाइड होइए, देश में उद्योग लगाइए, देश को बढ़ाइए, रोजगार पैदा कीजिए। इससे बढ़िया कौन सी सरकार है भाई? बोलिए, अनम्यूट करिए विजय प्रताप। बहुत शुक्रिया सर, मैं बहुत देरी से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और जहां तक आर्थिक मामलों पे कमेंट की बात है, हमारे दो बहुत शानदार विश्लेषकों को मैंने सुना जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और दोनों प्रवक्ताओं को भी मैंने सुन लिया। और जहां तक रही कि आम जो युवा है, जो बेरोजगार है देश में, जिनको उम्मीद होती है जब भी कोई बजट आता है, हालांकि अंतरिम बजट है ये, और जब कोई बजट आता है तो हम खोजते हैं कि उसमें 2 करोड़ नौकरियां हैं कि नहीं है। जैसे आपने कहा कि इतना सारा सरकार सब कुछ दे रही है, आप लीजिए लोन, आप जाइए पढ़ाई करिए, विदेश से करिए, अपना उद्योग लगाइए। सर, जो आम तबका होता है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जैसे आप मेरा उदाहरण ले लें, जैसे सर मुझे बीएड करना था, तो उस समय जो भी परिस्थितियां अलाउ कर रही थी सर, हमने किसी तरीके से बीएड किया। बीएड करने के बाद सरकार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ से बिलोंग करता हूँ सर, 2 परीक्षाएं सर करवाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट अध्यापक बनने के लिए। उन दोनों परीक्षाओं को पास करने के बाद, अभी मैं अपने जो भाजपा के नेता हैं उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हम सबके भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ज्ञान की बात करते हैं, उस ज्ञान में जो वाई है उसमें युवा है, तो युवाओं का ध्यान रखा, भ्रष्टाचार पे ध्यान रखा उन्होंने। तो मैं एक वाकया आपको याद दिला देता हूँ जिसका मैं खुद पीड़ित हूँ। अभी प्रदेश में 2019 में एक शिक्षकों की बहाली के लिए आई 69,000 भर्ती प्रक्रिया, उसमें आरक्षण के नियमों का बिल्कुल जो है वायलेशन किया गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ आपके चैनल पे बैठ के, हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया नई दिल्ली में, और उन्होंने संवैधानिक शक्तियां दी हैं उनको, और ये कहा कि पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित रहे, इसलिए जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्तियां दी जा रही हैं। सर मैं बताऊं, उस पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है 29 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलेआम आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई। वो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई, भेजी गई वहां से, और ये कहा गया कि जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, और जिनका हक मारा गया उनको न्याय दे दिया जाए। सर हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। 23 दिसंबर 2021 को लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई, और योगी आदित्यनाथ जो हमारे सूबे के मुखिया, उन्होंने कहा कि जो भी विसंगति हुई है उसमें सुधार करके हम आपको नियुक्ति पत्र देंगे जी। बहुत अच्छा लगा, पूरे देश में पहली कोई ऐसी सरकार थी जिसने एक कदम पीछे लिया और अपनी गलती स्वीकार करते हुए नियुक्ति देने की बात की सर। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आप, 2021 से आज हम लोग 2024 में सर, और 23 दिसंबर से लेके आज जो है हम लोग 1 फरवरी 2024 में चर्चा कर रहे हैं। 6,800 लोगों की लिस्ट 5 जनवरी 2022 को निकाली गई। वो योग्य बेरोजगार आज भी सड़कों पर आंदोलनरत हैं, लाठियां खा रहे हैं। जहां जिस भी भाजपा नेता के पास जहां भी जाते हैं उनको सिवाय बसों में भर के उनकी इको गार्डन धरना स्थल भेज देने का नाम आज तक कोई काम नहीं हुआ है। जबकि दिल्ली तक
इस बात को पहुंचाने की कोशिश की गई, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे वो प्रकाश राज हो, तमाम है। जहां तक चूंकि विषय आपने जो रखा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इस मामले पे कि मैं एक भर्ती पर पर्टिकुलर सिमट जाऊं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ कि चीजें जिस हिसाब से बताई जाती है। देखिए, आम आदमी तो अपने जब भी कोई बजट जारी होता है वो खोजता है कि उसमें नौकरियां कहाँ हैं, रोजगार के अवसर कहाँ हैं, और जो भर्तियां गतिमान है उसमें सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है। जो होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, उन पर ध्यान होना चाहिए, उस पर जो है विचार होना चाहिए। और आज का जो बजट है, हम लोगों के लिए तो सिर्फ पहली चुनौती ये है कि रोजी रोटी का इंतजाम हो। और इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर इसलिए संघर्ष करना पड़ जाए कि कोई अधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद का या किसी भी विभाग का अधिकारी अगर कोई गलती करता है, हमारी सरकार में एक चीज बहुत फेमस है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो खास करके उत्तर प्रदेश में ये बहुत चीज फेमस है कि कोई गलती करेगा तो सीधे बुलडोजर चल जाएगा। मेरा ये सवाल है, हमारे जो भाजपा के नेता हैं, मैं उनके लिए सवाल छोड़ता हूँ कि अगर वास्तव में ये सबके लिए है, तो हरियाणा में अगर शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, वहां के मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश में अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट करे कि 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आज उत्तर प्रदेश में आप देखें जितनी भर्तियां आ रही है उसमें आरक्षण के मामले तमाम निकल के आ रहे हैं, जिसमें गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और खास करके बेरोजगारों से ऐसा भद्दा मजाक नहीं होना चाहिए कि उनको अपना कैरियर खतरे में दिखे। देखिए, ठीक है। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ठीक कि है। जब भी आज जो भी मुद्दे प्रभावी हैं, ये मुद्दे जब गौर होंगे तो मुद्दा लौट के वही रोजी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ये मुद्दे प्रभावी होंगे। तो इस पर हमारी सरकारों को विशेष ध्यान ठीक देना है। चाहिए, और जो मुद्दे अभी भी पेंडिंग है उन पर जो है जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, संदीप दुबे जवाब दीजिए। एक छोटा सा पॉइंट अगर ऐड कर दूं तो संदीप भाई साथ में जवाब दे देंगे। हाँ, ऐड कर दीजिए, फिर मैं अगर एकदम दोनों ही जवाब दे रहे, तो बोलिए। जी सर, अभी हमारे विजय भाई ने बताया कि ये 6,000 शिक्षकों की बात है। 1.5 लाख सेना के वो नौजवान जिसको सरकार ने नौकरी दे दिया, सारी परीक्षाएं वो क्वालिफाई हैं, और ये सरकार आज उनको नौकरी नहीं दे रही है। तो विजय भाई, ये लोग नौकरी देने वाले नहीं है, ये तो कहीं जो है अग्निवीर बनाएंगे, कहीं जो है लाठीवीर बनाएंगे। तो अग्निवीर लेकिन आपको अग्निवीर भी तो नौकरी है भाई, संदीप त्रिपाठी, अग्निवीर भी तो नौकरी है। बोलिए बोलिए, संदीप दुबे जवाब दीजिए। दोनों एक तो बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षित बेरोजगार ने उठाया। जो ऐड करना चाह रहा था, आपकी बात ऐड कर रहे हैं। के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सर जनता का आरोप है कि 30,000 रुपए घूस लेते हैं इनके प्रधान लोग, इनके कार्यकर्ता लोग 30,000 घूस लेते हैं। तो ये आप तो वो अलग अलग चर्चा करा लेंगे आज, अब ग्रास रूट लेवल मत जाइए, अब कितने जवाब लेंगे उनसे। बोलिए संदीप दुबे, बोलिए। दो बातें मैं कह रहा हूँ। एक तो विजय भाई के सवाल का मैं जवाब देता हूँ। कांग्रेस के मेरे साथी और मित्र जो संदीप त्रिपाठी जी हैं, देखिए राजनीतिक विषय बाद में चर्चा कर लेंगे, हम लोग आज आर्थिक विषय पे चर्चा करें। और अच्छी बात है कि वो उनकी आलोचना में एक रोजगार शब्द है, और जहां रोजगार के लिए सरकारें, पूर्व सरकारों ने भी जो वायदा किया वो हमारी सरकार की जिम्मेदारी हम पूरा करें। जब एक मैं वकील भी हूँ, जब मामला कोई भी न्यायिक हो जाता है, न्यायालय में चला जाता है, तो राज्य सरकारें भी उसकी पक्षकार हो जाती हैं, और राज्य सरकारों को आदेश के बाद भी अपील का प्रावधान होता है। तो कोई भी सरकार जो आई है, चुनी हुई है, अगर उन्होंने नियुक्तियां नहीं निकाली, उनके कार्यकाल में नियुक्तियां नहीं हुई, तो प्रॉपर उसमें जो अनियमितता होती है उसकी प्रॉपर जांच होती है। लेकिन मैं विजय प्रताप जी को कहूंगा कि जो इनका विषय वो मेरे भी संज्ञान में है, और बहुत दिनों से आंदोलनरत हैं लोग, और पुरानी सरकारों की भी इसमें कमी है। सीधे हमारी सरकार को दोष देके, और संदीप भाई हमको बुरा भला कह देंगे। अरे सर 2019 का मसला है, सब बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। 2017 से आपकी सरकार है वहाँ पे, होगा। कांग्रेस से तो कोई उम्मीद नहीं है ना, 2017 से आपकी सरकार है। कांग्रेस है नहीं, और कांग्रेस से उम्मीद नहीं है, तो कांग्रेस के लोग प्लीज आग न लगाने का काम करें। 2017 से आपकी सरकार में, आपको करेक्ट कर रहा हूँ बस। संदीप भाई, 2019 की भर्ती है, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। 2019 की भर्ती और हमारी शिकायत, मैंने अपने संबोधन में अपने पक्ष में ये भी कहा कि पहली बार देश में कोई सरकार थी जिसने एक कदम पीछे जाकर ये फैसला किया कि अगर गलतियां हुई तो हम उसको सुधारेंगे। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद की थी, और वो उस पर खरे उतरे। मैं कह रहा हूं, लेकिन अभी तक जो मामला आपने कहा कि आपके संज्ञान में है सर, तो मैं आपसे सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, मैं आपको बताऊं, हाईकोर्ट का सिंगल बेंच का जजमेंट भी आ चुका है। कोर्ट ने भी कह दिया कि आरक्षण के नियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं हुआ, उसका पालन होना चाहिए, और जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उसको भी जो है सुरक्षित करना चाहिए, और जो जिनका हक मारा गया उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। ठीक बात है, ठीक तो बात। इसमें जो है मेरा कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता, और जो सत्य है उसको स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। रही बात राजनीतिक पक्ष को अलग तरीके से लेते हैं, अभी बजट पे चर्चा कर रहे हैं, और मैं भरोसा दिलाता हूँ विजय भाई को, इस विषय में जो भी कहीं भी गलतियां होंगी, त्रुटि होगी, और जो लोग भी शामिल होंगे उन पे कार्रवाई भी हुई है, नोटिफिकेशन भी गई है, और उनसे पूछताछ जांच भी चल रही है। प्रक्रिया
लंबित नहीं है, ये चल रही है और मुझे लगता है कि बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बिल्कुल 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 अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैं अतुल अग्रवाल की तरफ रुख करूंगा और एक छोटा सा जवाब अतुल अग्रवाल से चाहूंगा। अतुल जी, बहुत सारी अच्छी चीजें दिख रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे बहुत लग रहे हैं। एक अलग, जैसा आपने कहा कि उनको लग रहा है कि 400 पार अब की बार, वो एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है। लेकिन जो मुद्दे आलोक जी ने उठाए कि भाई R&D में पैसा नहीं, शिक्षा में पैसा नहीं, स्वास्थ्य में पैसा नहीं, 1%, 2%, 1.5%, और शिक्षित बेरोजगार ने आपको बता ही दिया क्या दशा है, रोजगार जनरेट जो पड़ा है वो नहीं मिला। तो महंगाई, पढ़ाई लिखाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, ये जो मूल मुद्दे हैं, आम आदमी तो यही बजट से उम्मीद करता है ना। ये कहां पर खड़े हैं इस बजट में, अतुल अग्रवाल? देखिए, जो आलोक सर ने मुद्दा उठाया और जो विजय भाई ने मुद्दा उठाया, दोनों ने ही जो मुद्दे उठाए बिल्कुल अभी वाजिब भी हैं और मौजूद भी हैं। बट मैं जहां तक समझता हूं कि जो फंड्स का लोकेशन है, इसमें कहीं ना कहीं हम सबकी भी जिम्मेदारी है। और मैं ये समझता हूं कि जितने फंड सरकार के पास अवेलेबल हैं, जहां तक मैं समझता हूं सरकार ने कोशिश की है कि उन फंड्स को थोड़ा थोड़ा अलोकेट करके किस तरीके से आगे उसको मैनेज किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये फुल बजट आएगा तो जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हम सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं, वो फुल बजट में कहीं ना कहीं वो अपेक्षाएं पूरी होंगी। एक चीज हमें समझनी होगी दुर्गेश जी, अगर हम कलेक्शन की बात करें, अब डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन की भी बात करें, आलोक सर ने बहुत अच्छी बात कही कि कॉर्पोरेट का टैक्स कलेक्शन जो है कम बड़ा है, और जो इंडिविजुअल पर्सनल आदमी का टैक्स है उसका कलेक्शन बहुत बड़ा है। इसमें हमें एक चीज और समझनी होगी, इसमें जो मुख्य भूमिका है उसमें टैक्स पेयर की मुख्य भूमिका नहीं है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुख्य भूमिका है। अगर आप सही तरीके से विश्लेषण करें तो आपको पता लगेगा कि पहले समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी सिस्टम पर अवेलेबल नहीं होती थी। मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैं क्लाइंट से मिलता हूं तो कई बार मेरा क्लाइंट मेरे को आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता है, जो पहले भी नहीं देता था। लेकिन आज जब मैं उसका 26AS निकालता हूं, जब AIS निकालता हूं, जब TIS निकालता हूं, तो पता लगता है कि उसने शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर रखा था, उसका FD पर भी इंटरेस्ट आ रहा है, जो उससे पहले कभी उसने डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन आज उसकी मजबूरी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन 26AS में अवेलेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन AIS में अवेलेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन TIS में अवेलेबल है। उसके मद्देनजर रखते हुए उसको कहीं ना कहीं जितनी एक्चुअल इनकम आ रही है उस पर टैक्स देना पड़ रहा है। तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है, टैक्स फेडरल सिस्टम है, कंपनी को कहीं ना कहीं फायदा जरूर दिया गया है। लेकिन अगर हम कलेक्शन की बात करें तो जो इंडिविजुअल आम आदमी की तरफ से जो कैश टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और ठीक है अतुल जी, बहुत सारी चीजें होंगी भाई। आप कोई यंत्र की बात कर लो, यंत्र के जरिए चूस लो, या आप लोग पहले मैनुअली करते थे, अब आपने एक ऐसा यंत्र दौड़ा दिया पीछे के अब सब कुछ पोल खोल के रख देगा। मूल सवाल यह है ना कि जो आम आदमी है, आम आदमी जिसके वोट से सरकार बनती है, ठीक है, कॉर्पोरेट पैसा देता है, सब कुछ देता है, लेकिन आम आदमी जिसके वोट से सरकार बनती, जिसका झुआ भर वोट मिला है बीजेपी को, वो उसकी स्थिति परिस्थिति क्या है? क्योंकि मेरे पास अब वक्त नहीं, 1 मिनट का वक्त है। आलोक जी माफी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। 2 सवाल हैं, एक तो ये जो मूल मुद्दे हैं बहुत संक्षिप्त में, उस पर कहां ये बजट खड़ा है, और दूसरा इसका 24 के चुनाव में कोई राजनीतिक प्रभाव दिख रहा है क्या? जैसे 19 में दिखा था कि उन्होंने किसान सम्मान निधि कर दी, आम आदमी को टैक्स में रिबेट दे दिया था, वो काफी लाभ बीजेपी को हुआ। तो क्या ये 2024 में इसका कोई प्रभाव नजर आएगा क्या? 1 मिनट में दोनों जवाब आलोक जी। मुझे नहीं लगता कि इसका ये बजट उसके लिए है, नहीं। ये मुख्य तौर पे लगता है कि ये लेखानुदान ही है, वोट ऑफ अकाउंट्स ही है। ये अपने 2-3 महीनों के खर्चे के लिए बजट है ये मुख्य तौर पे। निराशाजनक जो चीजें थी, एक इन्होंने 4 जातियां बताई थी, किसान, युवा, महिला और एक और थी गरीब। ज्ञान। हाँ, तो इसमें मैं कहूंगा, केवल मैं 4 चीजें कहूंगा जो सबसे देश के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आंगनबाड़ी महिलाएं, आशा कार्यकर्ता, ये बहुत बड़ा इनका रोल है नेशनल हेल्थ में। आपने इनका क्या किया? आपने इनका बजट 300 करोड़ कम कर दिया। इस बात का मुझे एक अफसोस है। उनको आयुष्मान दे दिया, आयुष्मान का लाभ दे दिया उनको, दोनों को कहा लो आयुष्मान का कार्ड लो, इलाज कराओ। नहीं, एक इनका बजट जिसमें इनको तनख्वाह मिलती है, हाँ, उसकी बात कर रहा हूं, वो अलग बात है, आंगनबाड़ी का, उसमें 300 करोड़ कम कर दिया। और आयुष्मान में सिर्फ इन्होंने 4% बढ़ाया है, 7200 की जगह 7500 करोड़ दिया। एक चीज और, मनरेगा
पीएम ग्राम सड़क योजना, NHAI, इनका बजट वैसे का वैसे ही फ्लैट है। ये बहुत जरूरी था, इस पे भी देना चाहिए, क्योंकि पुराने अनुभव को देखते हुए लग रहा है कि इन्होंने ये हनुमान की तरीके से जगा रहे हैं कि कॉर्पोरेट आओ निवेश करो, लेकिन बेचारा कॉर्पोरेट वो मंत्र सुन ही नहीं रहा है। 3 साल से वित्त मंत्री दोहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री सब दोहरा रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट के कानों में जू नहीं रेंग रही है। सब कुछ सरकार के हवाले है, सरकार की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से चल रहा है, तो इन प्रायोरिटीज पे भी करना चाहिए, तभी हम बात बनेंगे। बड़ी चुनौती यह है कि हमारी जो देनदारी है उसको हमको देखना पड़ेगा, चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो हमको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि सिर्फ एक चुनाव का बजट है, केवल चुनाव का ले ले, लाभार्थी बना दे, ये नहीं। हमको एक ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी इकोनॉमी दीर्घ काल में आगे बढ़ पाएगी। और एक चीज और उसके साथ ही खत्म, हमको कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी के बजाय एक्सपोर्ट आधारित इकोनॉमी बनानी पड़ेगी, तभी देश मिडिल इनकम ट्रैप से बच पाएगा। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया अतुल अग्रवाल, संदीप त्रिपाठी, संदीप दुबे, दोनों का बहुत शुक्रिया। विजय प्रताप को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कुल मिलाकर इस चर्चा में मंथन का सार यही निकला कि इसमें कोई उस तरीके की लोक लुभावन चीजें नहीं हैं, लेकिन सरकार कॉन्फिडेंट दिख रही है। आलोक जी ने कहा कि हमको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, निर्यात परक इकोनॉमी बनानी होगी, ना कि उपभोक्ता परक की हम उपभोक्ता बाजार बनकर रह जाएं दूसरों के लिए। तरक्की, जीडीपी का लक्ष्य, इकोनॉमी जो हम ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन, वो सब तभी होगी जब आप निर्यात परक अर्थव्यवस्था की राह पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।